हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपके लिए मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की हुई है। हरियाणा सिविल सर्विस रूल जनरल रूल में कंप्लीट करवा चुका हूँ। लीव रूल अभी आपके सामने चले हुए। रूल नंबर 50 था, मैं करवा चुका हूँ। रूल नंबर 50 था, चैप्टर 11 शुरू हुआ था स्टडी लीव के लिए शर्तें, यानी कि स्टडी लीव लेने के लिए क्या शर्त होती है, वो रूल नंबर 50 था। आज करवाऊंगा रूल नंबर 51 कि स्टडी लीव के लिए आवेदन करते कैसे हैं, क्या इसका सिस्टम है आवेदन करने के लिए। लेकिन स्टडी लीव मिलती किसको है, कैसे मिलती है, क्या उसकी कंडीशंस है, वो मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो भाई ये वीडियो जब खत्म होगी तो आपको इधर दिख जाएगी वो वीडियो, और प्ले लिस्ट मैंने सारी डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करो। और अगर आप कर्मचारी हो हरियाणा के तो मेरा टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और फेसबुक का लिंक, तीनों का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आप जुड़ जाना। लगभग 20,000 कर्मचारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी बिना देरी के जुड़ जाना, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सर्विस रूल, किसी भी चीज के कुछ पूछना हो, सब चीजें मैं वहां पे शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, क्योंकि चैनल आपको अपडेट भी देगा, वीडियो के थ्रू समझाएगा भी। देखो, अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन 51 का क्लोज 1 क्या कहता है कि अध्ययन अवकाश का मतलब स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए प्रत्येक आवेदन स्टडी लीव स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी मतलब कंपिटेंट अथॉरिटी को उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल आपका डीजी है, तो आप ये नहीं कि आप अपना जो लेटर या जो आपकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो सीधी डीजी को भेजोगे, नहीं। आप दोगे जिस ऑफिस में आप कार्यरत हो। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्रीकल्चर का एग्जांपल देता हूं। कोई बंदा, चलो एग्रीकल्चर पंचायत का देता हूं, कोई बंदा क्लर्क है, ठीक है, क्लर्क नहीं, क्लर्क को तो मिलेगी नहीं स्टडी लीव। मान लो कोई बंदा एसडीओ है, एसडीओ, ठीक है, बी क्लास में होते हैं, गजेटेड अफसर होते हैं। कोई एसडीओ है पंचायत में, उसको अपनी भाई स्टडी लीव चाहिए, तो वो अपना आवेदन किसको भेजेगा आगे, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीजी है या फिर एसीएस है, मुझे नहीं पता क्या है, जो भी हो इसमें से। तो वो ये नहीं कि जो उसको सीधा भेज देगा, नहीं, वो एसडीओ है तो वो अपने प्रॉपर चैनल, मतलब उससे ऊपर कौन होता है, एक्शन होता है, जो भी होता है उसको जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर जो भी सीओ, जिला परिषद है या जो है, जो भी मतलब उनका एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना, उसके थ्रू आपका प्रॉपर चैनल जाएगा आपके डेस्टिनेशन तक, जो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी है स्वीकृत करने के लिए। तो पहला तो ये होगा कि आपका आवेदन उचित माध्यम से जाएगा। दूसरा, सरकारी कर्मचारी द्वारा अपेक्षित पाठ्यक्रम या अध्ययन पाठ्यक्रम या कोई परीक्षा जिसमें जाने का प्रस्ताव करता है, वो स्पष्ट रूप से बताएगा। मतलब उस एप्लीकेशन में लिए नहीं कहो जी मुझे स्टडी लीव चाहिए, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको स्टडी लीव ये वाला कोर्स करना है, ये कोई एग्जाम देना है, ये चीजें करनी है। कंप्लीट आपको ब्यौरा देना पड़ेगा उसमें कि मुझे इसलिए स्टडी लीव चाहिए। पहली बात क्लियर। दूसरा, जहां सरकारी कर्मचारी के लिए आवेदन में पूर्ण ब्यौरा देना संभव नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता, या यदि भारत छोड़ने के बाद में प्रोग्राम में कोई परिवर्तन करता, मतलब आपने ब्यौरा तो दे दिया था पहले, लेकिन आपने बाद में स्टडी लीव लेने के बाद आपने अपना प्लान बदल दिया, यानी कि आप वो कोर्स नहीं कोई दूसरा कर रहे हो, ठीक है, जो भारत में अनुमोदित है, मतलब भारत से बाहर भी आप चले गए लेकिन आपने परिवर्तन कर दिया, तो वो भारत में अगर अनुमोदित है उस चीज की परमिशन, अनुमोदित होता है किसी का प्रस्ताव का वो करना, जैसे अनुमोदन करते हैं ना, हम इसके उसमें सहमत है, उस टाइप से। तो वो मिशन के अध्यक्ष या अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी जो भी स्थिति हो, उसको अपना तुरंत उस चीज का ब्यौरा देगा। मतलब अगर आपका कोई बदलाव हुआ है तो आपका जिस जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसको आप तुरंत अपना उस बदलाव हुए जो भी आपने चेंज किया है उसमें, वो आप तुरंत उसका ब्यौरा प्रस्तुत करोगे। तथा अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रारंभ या उससे संबंध में उपगत कोई खर्च उसके अपने जोखिम पर ऐसा करने के लिए तब तक तत्पर नहीं होगा जब तक वह सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदित प्राप्त नहीं कर लेता। मतलब आपने जो बदलाव किया वो आप जब तक वो स्वीकृत नहीं हो जाता है कंपिटेंट अथॉरिटी से, तब तक आप उस स्टडी से रिलेटेड जो कोई खर्चा या आपको जो भी पे मिलनी हो, हाफ पे मिलनी हो, जो भी मिलना हो आपको, वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपका कंपिटेंट अथॉरिटी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, आपके बदलाव किए हुए प्रोग्राम को। ये है 51 नंबर रूल, आवेदन करना कैसे है, समझ गए। अगला है रूल नंबर 52, अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा, मतलब कितने टाइम के लिए स्टडी लीव ली जा सकती है। तो अध्ययन अवकाश की अधिकतम मात्रा जो सरकारी कर्मचारी को एक या अधिक समय के लिए प्रदान की जा सकती है निम्नलिखित होगी। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टडी लीव केवल गजेटेड अफसर को मिलती है, गजेटेड अफसर को। अब कहो जी जो कर्मचारी हैं
जो ग्रुप सी के हैं या ग्रुप डी के हैं या ग्रुप बी के भी लेकिन गजेटेड अफसर नहीं है, उनको फिर स्टडी करनी है तो वो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था जैसे ही ये स्टडी लीव वाला चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको वो रूल बताऊंगा कि आपको स्टडी करनी है तो आपको कैसे स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है, ये भी आपके ही रिलेटेड चीज है, ये समझोगे तभी आप वहां पे समझोगे, ये दोनों कोरिलेट करते हैं आपस में। तो इसका रूल, इसका क्लोज वन क्या है? सामान्यतः जर्नली किसी एक समय पर 12 मास जिससे अधिक कारणों के सिवाय नहीं बढ़ा जिससे, मतलब आपको एक बार में जर्नली एक साल का आपको स्टडी अवकाश प्रदान किया जाएगा, स्टडी लीव दी जाएगी एक बार में। अगर कोई एक्सेप्शन है बहुत बड़ा तो बेशक ज्यादा कर दे, वरना नॉर्मली आपको एक साल की एक बार में मिलेगी, एक समय पे एक साल की मैक्सिमम। लेकिन संपूर्ण सेवा के दौरान कुल 24 माह की अन्य नियमों के अधीन प्रदान किए गए अध्ययन अवकाश को मिलाकर, अगर आपने एक बार में 12 महीने ले ली, उसके बाद और चाहिए तो और ले सकते हो, लेकिन पूरी सर्विस के दौरान 24 महीने से ज्यादा नहीं ले सकते। और उन 24 महीनों में सब कुछ जुड़ेगा आपका, अगर आपने किसी और नियम के तहत अध्ययनावकाश ले लिया है तो वो भी जुड़ेगा। मतलब मैक्सिमम सब कुछ पूरी सर्विस में एक बार लो, दो बार लो, चार बार, पांच बार, 24 महीने से ज्यादा स्टडी लीव नहीं मिलेगी और एक बार में 12 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्स 2 साल का, किसी को मान लो फॉर एग्जाम्पल MSc करनी है, मैथ से कर रेगुलर कोर्स करना है वैसे कह रहा हूं, तो आपको पहले एक साल की लेनी पड़ेगी, फिर एक साल की, फिर कंटिन्यू मिल जाएगी आपको। लेकिन किसको? गजेटेड ऑफिसर को। जो कर्मचारी हैं उनको दूसरे तरीके से मिलती है, वो बताऊंगा आपको आगे। अच्छा, इसमें एक टिप्पणी लिखी, क्या अध्ययन अवकाश को अवकाश खाते में विकलित नहीं किया जाएगा? मतलब जो अध्ययन अवकाश है तो वो आपके जो छुट्टियां जुड़ी हुई है उसमें से नहीं कटेगा, ये अलग से एक सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है, उसमें से क्या कटता है वो बताऊंगा जब वो चीज आएगी आगे तब। रूल नंबर 53, अध्ययन अवकाश की स्वीकृति, मतलब कि अध्ययन अवकाश की स्वीकृति कैसे मिलेगी? देखो, अध्ययन अवकाश के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग सक्षम प्राधिकारी होगा। अब मैं ऊपर जो बता रहा था आपको कि भाई SDO का मुझे पता नहीं कि DG होता है या ACS होता है, तो इसमें साफ लिखा है कि पहले तो वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तो सहमति होनी चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बताई थी पहली वीडियो में। लेकिन उसकी सहमति से देगा कौन? कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगी? तो प्रशासनिक विभाग। प्रशासनिक विभाग मतलब आपका ACS, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्ट जो होता है वो आपको देता है। विभाग अध्यक्ष आपका DG होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष आपका कौन होता है? ACS। तो प्रशासनिक विभाग की सहमति से आपको ये मिलेगी, मतलब अप्रूवल करेगा प्रशासनिक विभाग, सहमति देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। रूल नंबर 2, जहां सरकारी कर्मचारी अन्य विभाग, संगठन या प्रतिनियुक्ति यानी कि डेपुटेशन पर है, विदेश यात्रा, विदेश सेवा में सेवा कर रहा है, तो उसके पैतृक विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अध्ययनावकाश प्रदान किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कर्मचारी, चलो कहने की आदत हो गई, अधिकारी, किसी भी एम्प्लॉय ने आप अपनी स्टडी लीव के लिए अप्लाई किया और वो डेपुटेशन पर हो या फिर मान लो फॉरेन सर्विस में वो काम कर रहा हो, फॉरेन सर्विस में भी ना हो तो फॉरेन में काम कर रहा हो, जरूरी नहीं है IFS हो आप, उससे कम ग्रेड के भी होते हैं विदेश में एम्प्लॉय, तो अगर वहां पे भी है तो जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो मूल विभाग है, वही आपका, उसका जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ACS है, वो आपको स्टडी लीव देगा। ये नहीं है कि कोई भी अधिकारी, मान लो कोई SDO लगा लो, पंचायत का था, डेपुटेशन में PWD में चला गया, अब उस SDO को स्टडी लीव चाहिए तो पंचायत डिपार्टमेंट ही अप्रूवल देगा, वो प्रॉपर चैनल पंचायत डिपार्टमेंट में ही आएगी। ऐसा नहीं कि PWD वाले दे देंगे, नहीं, वहां पे सिर्फ डेपुटेशन है, उसका सारा काम यहीं पे चलेगा। ये चीज इसमें बताइए। रूल नंबर इसका क्लोज 3, अध्ययन अवकाश विदेश के अध्ययनों को जारी करने के लिए प्रदान किया जा गया है तो संबंधित मिशन के अध्यक्ष को अवकाश देने वाला प्राधिकारी द्वारा तथ्य की सूचना दी जाएगी। मतलब अगर स्टडी लीव आपने कोई फॉरेन में कोई आपको स्टडी जारी रखने के लिए है तो जो मिशन अध्यक्ष होता है उसको अवकाश देने वाला जो एक आपका जो कंपेटेंट अथॉरिटी है, वो मिशन अध्यक्ष को उस चीज की सूचना जरूर देगा, जो भी संबंधित मिशन अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो ये है इसका। अब है इसका क्लोज 4, क्या? देखो, इसमें बताता हूं, बहुत बड़ा है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें बताया गया जिसको भी स्टडी लीव मिली है तो वो अपनी स्टडी शुरू करने का, खत्म करने की जो तिथि है वो, ये सारी चीजें, अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम के लिए प्रमाण प्रस्तुत है वो सब प्रस्तुत करेगा, इसमें जो परीक्षा पास की है उस चीज का सर्टिफिकेट दिखाएगा। और अगर भारत से बाहर अध्ययन किया गया है तो जो भारतीय मिशन है
उस प्रमाण पत्र को उस मिशन, संबंधित मिशन के अध्यक्ष पता है, जो आपके एम्बेसडर होते हैं उनके माध्यम से, एम्बेसी के माध्यम से अपने अध्यक्ष को भेजेगा। ठीक, तो ये चीज इसमें बताई गई है। और जहां पे भारतीय मिशन नहीं है तो ऐसा प्रमाण पत्र उस अधिकारी को भेजा जाएगा जिसने अवकाश स्वीकृत किया था। मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी देश में एम्बेसी ना हो और तो वहां पे आप स्टडी के लिए गए हो तो आप डायरेक्ट अपनी जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उसको भेजोगे। अगर एम्बेसी है तो आप वहां पे एम्बेसी के थ्रू भेजोगे। तो ये था रूल नंबर इसका 53। एक और कर लेते हैं रूल नंबर 54। ये थोड़ा सा इससे क्लोज है इसलिए बता रहा हूं। रूल नंबर 54 क्या है? स्टडी लीव के साथ अन्य अवकाश का संयोजन। अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपको पूरी नौकरी के दौरान 2 साल से ज्यादा की स्टडी लीव नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई बंदा 4 साल का कोर्स करना चाहता हो तो वो कैसे करेगा? समझ गए? तो 2 साल की तो मान लो स्टडी लीव लेगा कोई अफसर, उसका कोर्स हो 4 साल का, 3 साल का मान लो 3 का हो। तो ऐसे केस में मान लो कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो पीएचडी कम से कम मान के चलो 3.5 साल तो कम से कम लग जाते हैं लगभग, एक औसत बता रहा हूं। लेकिन 3.5 तो वैसे बता रहा हूं, फिर भी 4 साल मान के चलो आप पीएचडी में। ठीक है, किसी किसी के 5 भी हो जाते हैं। तो ऐसा केस है जब 2 साल से ज्यादा छुट्टी चाहिए तो फिर आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाना पड़ेगा, वो चीज है इसमें। क्या इसका रूल नंबर पहला क्या कहता है? अध्ययन अवकाश के में अन्य किस्म के अवकाश संयोजित किए जा सकते हैं। मतलब जो अदर आपके पास अवकाश है, लीव है, ईएल है, ठीक है, हाफ पे लीव है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, वो सब चीजें। किंतु किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की नियमित ड्यूटियों से 28 माह से अधिक की अनुपस्थिति वाले असाधारण अवकाश से भिन्न अवकाश का संयोजन अध्ययन अवकाश के साथ प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब बाकी छुट्टी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 28 महीने से ज्यादा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है ना उसका संयोजन इसमें नहीं हो पाएगा। 28 महीने से ज्यादा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का संयोजन स्टडी लीव के साथ नहीं होगा। समझ गए? नहीं, इसमें लिखा है 28 महीने से अधिक की अनुपस्थिति वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव से अधिक भिन्न अवकाश का। यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव तो आप 28 महीने की ले सकते हो इसके साथ, लेकिन इसके अलावा कोई ईएल हो तो आप 28 महीने से ज्यादा नहीं जोड़ सकते। समझ गए? तो आप अनुपस्थित नहीं रह सकते इसमें इतने लंबे टाइम के लिए। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप जोड़ सकते हैं जो 28 महीने से ज्यादा है। अगर आपके पास ईएल है और आपके पास इतनी ईएल है कि आप मान लो 30 महीने की ईएल आपके पास जुड़ी हुई है एग्जाम्पल के लिए, तो आप 30 महीने की ईएल इसके साथ नहीं जोड़ सकते, आप 27 महीने की मैक्सिमम जोड़ सकते हो इसके साथ। ठीक है, ये चीज इसमें बताई है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप कर सकते हो, क्यों? क्योंकि 28 महीने की अनुपस्थिति की सीमा लंबी छुट्टी की अवधि में शामिल है। लंबी छुट्टी, अब मैंने पीछे वीडियो बनाई थी जब बताया होगा ना, लंबी छुट्टी विंग वाली जो सिस्टम होता है उसमें। अच्छा, रूल नंबर इसका क्लोज 2 क्या? किसी अन्य किस्म के अवकाश के संयोजन में प्रदान किए गए धन अवकाश का सरकारी कर्मचारी यदि ऐसा चाहता है कि किसी अन्य किस्म के अवकाश के दौरान अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकता है, किंतु अध्ययन अवकाश के पाठ्यक्रम के एक साथ होने वाले ऐसे अवकाश की अवधि को अध्ययन अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा। मतलब कोई भी कर्मचारी अपना जो स्टडी है वो किसी भी तरह का अवकाश लेकर शुरू कर सकता है और बाद में अध्ययन अवकाश भी उसमें बाद में ऐड करवा सकता है। लेकिन जो अवधि उसने उसमें व्यतीत कर ली, मान लो आपने ईएल लेके अपना कोर्स शुरू कर दिया और आपने 6 महीने की ईएल काट ली, फिर आप कहो जी नहीं मुझे तो 2 साल की स्टडी लीव दे दो, तो ये जो 6 महीने काटे हैं ना आपने, ये कन्वर्ट नहीं होंगे स्टडी लीव में। वो स्टडी लीव मिलेगी 6 महीने के बाद की। ये इसमें बताया गया है कि आपने जो शुरू कर दिया अपना कोर्स कर सकते हो, लेकिन उसको आप जो आपने व्यतीत कर लिया वो स्टडी लीव में नहीं गिना जाएगा, अलग से आपको लेनी पड़ेगी। तो ये था रूल नंबर 54। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था इसका कि आप अगर 2 साल से ज्यादा का कोर्स करना चाहते हो तो आपको कैसे करना पड़ेगा। तो बता दिया, कोई भी छुट्टी आप इसमें ऐड कर सकते हो और कोई भी छुट्टी नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी। ठीक, ईएल पीएल सीएल जो है सब कटवा लो, हाफ पे लीव सब कट सकती है। तो ये थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इससे आगे की जो वीडियो बताऊंगा अगली वीडियो में। और फिर कह रहा हूं जो इंप्लॉय जिनको स्टडी लीव लागू नहीं है उनके लिए बताऊंगा अगली, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा स्टडी लीव का उसके बाद अलग से उनका रूल है। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना, आपको वहां पे बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।